Hello बच्चों, welcome to the new lecture of analysis of algorithm or analysis or design of algorithm series. लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि एल्गोरिदम क्या है, एल्गोरिदम हम क्यों पढ़ रहे हैं, उसे क्या पढ़ने का कारण है, साथ में हमारा जो सब्जेक्ट का नाम है दैट इज़ एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम या एनालिसिस ऑफ एंड डिज़ाइन ऑफ एल्गोरिदम। तो वो क्या होगा, एनालाइज कैसे करेंगे आप एल्गोरिदम को, एनालिसिस क्यों ज़रूरी है किसी भी एल्गोरिदम का, और उस एनालिसिस के कुछ मेथड मैंने डिस्कस किए थे जिसमें मैं आपके साथ ए पोस्टीरियरी मेथड डिस्कस कर चुकी थी एंड ए प्रायोरी का मैंने जस्ट एक बेसिक आपको बताया था। और हम ए प्रायोरी मेथड के अंदर आगे और जो दो टाइप्स थे दैट इज़ स्टेप काउंट मेथड एंड ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड वो पढ़ने वाले थे। तो शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। आपका सेकंड जो मेथड था वो था ए प्रायोरी मेथड। इस पे बढ़ने से पहले एक बार मैं बताना चाहूँगी, ए पोस्टीरियरी मेथड के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि ए पोस्टीरियरी मेथड क्या है। ऐसा मेथड जो कि प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, प्लेटफॉर्म पे फुल्ली डिपेंडेंट होता है और प्लेटफॉर्म के अंदर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स दोनों के दोनों ही आते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर मतलब किस तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, कैसा प्रोसेसर होगा, कितना रैम होगा, तो ये कई सारे आपके मतलब चीज़ें हैं जो कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों के अंदर इंक्लूड की जाती हैं। ठीक है, तो ए पोस्टीरियरी एक ऐसा एनालिसिस का मेथडोलॉजी है जिसके अंदर आप पूरा कंप्लीटली प्लेटफॉर्म पर डिपेंडेंट है। आप यहाँ पे एल्गोरिदम डिज़ाइन करते हैं, एल्गोरिदम को डिज़ाइन करने के बाद में क्या कर रहे हैं, उसको सिंपली आप प्रोग्राम में कन्वर्ट करके उसे इम्प्लीमेंट करके देखेंगे, कोड करेंगे, इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। ठीक, अब यहाँ पे हमने एक बहुत ही अच्छा इसका एडवांटेज देखा था कि ये रियल टाइम वैल्यू देता है, जो एग्जैक्ट वैल्यूज़ होती हैं, जो एक्चुअल वैल्यूज़ हैं आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की। वहीं ड्रॉबैक्स के भी मैंने आपको कुछ बताए थे। ड्रॉबैक्स के अंदर मैंने आपको बताया था बच्चों, पहला ड्रॉबैक था कि इसे डिफ़िकल्ट है, ये जो मेथडोलॉजी है इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कैरी आउट, क्योंकि यहाँ मैनुअल वर्क जो है आपका बहुत इंक्रीज़ हो जाता है। साथ ही मैंने बताया था यहाँ नॉन यूनिफॉर्मिटी भी देखने को आपको मिलती है। ठीक है, इसके बाद हमने डिस्कस किया था ए प्रायोरी मेथड को। ए प्रायोरी मेथड मैंने आपको बताया था किस तरह का मेथड है, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट मेथड, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, सॉरी नॉट डिपेंडेंट, इट इज़ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मेथड। ठीक है, तो ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब आपको यहाँ पर कुछ भी इम्प्लीमेंट करके देखने की ज़रूरत नहीं है, कोड में कन्वर्ट करके इम्प्लीमेंट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब ए प्रायोरी के अंदर मैंने आपको और चीज़ें बताई थी कि ये जो मेथड है इसके अंदर एक ड्रॉबैक था। ड्रॉबैक ये था कि ये आपको रियल टाइम एक्चुअल वैल्यूज़ जो होती हैं वो प्रोवाइड नहीं करता है, जो कि आपका ए पोस्टीरियरी मेथड करता था। यहाँ पर हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ निकालते हैं। ठीक है, ये हमारा एक इसका ड्रॉबैक हमने देखा था। पर हाँ, ये है कि ये जो मेथड है ये बहुत ही इजी है कैरी आउट करने के लिए। ठीक है, एंड ये थोड़ा टाइम आपका सेव करता है, नॉन यूनिफॉर्मिटी इतनी देखने के लिए आपको इसमें नहीं मिलती है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि ए प्रायोरी एनालिसिस जो है उसके अंदर आपको मैं पढ़ाऊँगी आगे दो तरीके के और मेथड्स हैं, जो कि है स्टेप काउंट मेथड एंड ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो हम पढ़ने वाले हैं, पहला है आपका स्टेप काउंट मेथड और वहीं दूसरा जो आपका मेथड है वो है आपका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो स्टेप काउंट मेथड की बात करते हैं, दोनों ही मेथड्स को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। स्टेप काउंट मेथड कहता है कि आपकी जो एल्गोरिदम है वो कुछ स्टेप्स के अंदर होगी, ये कुछ स्टेप्स में डिवाइडेड होगी और हर एक स्टेप जो है वो कोई ना कोई फंडामेंटल ऑपरेशन कंटेन करता होगा।
ठीक है, वो हर स्टेप में कहीं ना कोई फंडामेंटल ऑपरेशन होगा। अब वो जो फंडामेंटल ऑपरेशन है हर स्टेप का, उसको इम्प्लीमेंट होने में कितना टाइम लग सकता है, वो अप्रॉक्सीमेट टाइम हम हर स्टेप के हर ऑपरेशन के लिए कैलकुलेट करते हैं, एंड दैट इज़ नोन एज द स्टेप काउंट मेथड। वहीं जब हम बात करते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड की, तो हम कहते हैं हर एक स्टेप में जो भी ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, उस हर एक ऑपरेशन की हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं निकाल के हम क्या निकालते हैं, उसकी फ्रिक्वेंसी, कि वो कितनी बार अकर हो रहा है, कितनी बार वो रिपीटेशन हो रहा है उसका, ठीक है, कितनी बार चलता जाएगा। तो वो फ्रिक्वेंसी जो है वो क्या कहलाती है, हमारी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। अभी एक एग्जाम्पल से आपको मैं समझाऊंगी और उससे आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा। तो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं आपका मेथड, दैट इज दी स्टेप काउंट मेथड। स्टेप काउंट मेथड, ठीक है। स्टेप काउंट मेथड की बच्चों अगर हम बात करें, तो स्टेप काउंट मेथड में जैसा कि मैंने आपको बोला, आपके जितने भी स्टेप्स हैं, हर एक स्टेप में जो भी फंडामेंटल ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, जो भी ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, उस हर एक ऑपरेशन को कि अकर होने में या इम्प्लीमेंट होने में कितना अप्रॉक्सीमेट टाइम लग सकता है, वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं हम स्टेप काउंट मेथड में। एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। हम एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। मैं आपको एक सूडो कोड लिख रही हूँ यहाँ पे आप लोगों के लिए, एल्गोरिदम टेस्ट नाम से, ठीक है। इसके अंदर मैंने कहा आपको कि एक वेरिएबल है x, जिसमें मैं असाइन कर रही हूँ y प्लस z की वैल्यू, ठीक। ये है मेरा स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 कहता है एक लूप चल रहा है फॉर i कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके n तक, ठीक है। और इसी लूप में हम क्या कर रहे हैं, एक वेरिएबल a में b प्लस c की वैल्यू को हम असाइन कर रहे हैं। फिर एक स्टेप 3 चल रहा है, जिसके अंदर पहले हमने एक लूप लिया फॉर i जो चल रहा है 1 to n तक, ठीक है। फिर उसी लूप के अंदर एक नेस्टेड लूप चल रहा है फॉर j कहाँ से कहाँ तक, 1 to n तक। और फिर इसी लूप के अंदर हमने कहा क्या कर रहे हैं, k इज इक्वल्स टू k इंटू m कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक सूडो कोड है। अब इस सूडो कोड को इम्प्लीमेंट होने में कितना अप्रॉक्सीमेट टाइम लगेगा, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं स्टेप काउंट मेथड से, वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, अब ये जो हमने लिखा, इसके अंदर स्टेप नंबर 1 क्या है, ये वाला। ये स्टेप नंबर 1 में हम देख रहे हैं एक चीज़ और, जो भी ऑपरेशन आप परफॉर्म कर रहे हैं वो हम मान के चलते हैं कि कितना टाइम ले रहा है, 1 यूनिट ऑफ टाइम ले रहा है, ठीक है। अब ये एक जो स्टेप नंबर 1 है, वहाँ हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ 2 ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं। पहला ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है आपका असाइनमेंट का, पहला ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है आपका असाइनमेंट का, जो कितना ले रहा है, 1 यूनिट, ठीक है। प्लस दूसरा ऑपरेशन जो है वो आपका परफॉर्म हो रहा है एडिशन का, ठीक है, जो क्या ले रहा है आपका 1 यूनिट ऑफ टाइम। तो टोटल कितना हो गया इसका, तो 2 यूनिट टाइम ले रहा है आपका स्टेप नंबर 1। आई थिंक यहाँ तक चीज़ बहुत ही अच्छे से क्लियर होगी, ठीक है। अब स्टेप नंबर 2 की बात करते हैं बच्चों। स्टेप नंबर 2, अगर मैं इसको इजी लैंग्वेज में लिखूँ लूप को, तो कैसे लिखेंगे, i इज इक्वल्स टू 0, i इज़ लेस देन टू n, या फिर यूँ भी कर सकते हैं 1 to n है, तो 1 to n के लिए हम कहते हैं क्या है, फॉर i इज इक्वल्स टू 1 से चालू हो रहा है, i इज़ लेस देन इक्वल्स टू n तक जा रहा है, और हर बार क्या हो रहा है, i प्लस प्लस हो रहा है। तो देखो, अब यहाँ पे भी कुछ ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं। सबसे पहला ऑपरेशन क्या है, इनिशियलाइजेशन का। तो इनिशियलाइजेशन जो हम कर रहे हैं, इनिशियलाइजेशन कितना ले रहा होगा, 1 यूनिट ऑफ टाइम। आई होप ये चीज़ क्लियर है, ठीक है। इसके बाद देखो, कंपैरिजन हो रहा है बच्चों, कंपैरिजन हो रहा है, i कब तक चलेगा, लेस देन इक्वल्स टू n। अब बात आती है कंपैरिजन कितनी बार होगा। मैक्सिमम बच्चों का आंसर होगा n टाइम कंपैरिजन होगा, जो कि बिल्कुल गलत आंसर है।
जो आपका कंपैरिजन यहाँ होगा वो होगा n+1 टाइम। अब कैसे, देखिए हमने लिखा था फॉर i इज इक्वल्स टू 0, i इज़ लेस देन इक्वल्स टू n एंड i प्लस प्लस। अब एक चीज़ बताओ, ये लूप कब तक रन करता है? जब तक ये कंडीशन क्या आती है? ट्रू। जैसे ही कंडीशन फॉल्स आती है तब जा कर के लूप बंद होता है ना। तो अब जब मैंने i की वैल्यू को चलाया, क्योंकि इक्वल्स टू n है, मतलब जब यहाँ पर i की वैल्यू n होगी तो ये चेक करेगा i लेस देन इक्वल्स टू n, तो कंडीशन क्या आएगी? ट्रू। उस टाइम पे भी ये चलेगा। तो n टाइम्स तो ये रन कर ही चुका, ठीक है। अब n+1 आया, जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हुई तब तक लूप चल रहा है, मतलब कंपैरिजन के लिए क्यों n तक तो चला, कंपैरिजन कंडीशन ट्रू आ रही है, इसका मतलब अब वापस से इंक्रीमेंट हुआ होगा और अब किसके लिए चला होगा? n+1 के लिए भी कंपैरिजन हुआ होगा। जैसे इसने चेक करा कि n+1 इक्वल्स टू n है या नहीं, कंडीशन क्या हुई? फॉल्स। तो मतलब ये n के बाद में भी कितनी बार चला? एक बार और चला। तो आपके जो नंबर ऑफ कंपैरिजन है बच्चों, वो नंबर ऑफ कंपैरिजन कितने हैं? n+1 कंपैरिजन है। आई होप ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। और इसी के साथ में इंक्रीमेंट भी हो रहा है, तो वो इंक्रीमेंट कितनी बार हो रहा है? n यूनिट इंक्रीमेंट आपका हो रहा है, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ तक आपको क्लियर है। स्टेप 2 में ही देखिए, फिर उसके बाद क्या हो रहा है? आपके असाइनमेंट भी हो रहा है और आपका एडिशन भी हो रहा है। अब कितनी बार? n टाइम्स ये लूप चलेगा, तो इसका मतलब आपके n टाइम तो क्या हो रहा है? असाइनमेंट चल रहा है, प्लस n टाइम ही क्या चल रहा है? एडिशन चल रहा होगा। तो आपका स्टेप 2 भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। आई होप स्टेप 1 आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर है, स्टेप 2 भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब स्टेप 3 की बात करते हैं। तो स्टेप 3 में देखो, ये वाली जो आपकी लाइन है, इस लाइन को जब हम इम्प्लीमेंट करें तो सेम जैसे पहले किया था, इनिशियलाइजेशन में आपका कितना? 1 यूनिट लगी होगी, ठीक है। प्लस कंपैरिजन हुए होंगे, तो कंपैरिजन में कितना लगा होगा आपका? n+1 यूनिट लगी होगी, ठीक है। इसके बाद में आपके इंक्रीमेंट हुए होंगे, इंक्रीमेंट भी कितनी टाइम हुए होंगे? n यूनिट इंक्रीमेंट टाइम लगा होगा, ठीक। अब ये यहाँ पर तो रुक गए, ये तो हमारा केवल फर्स्ट लाइन का हो गया। अब हम बात करते हैं सेकंड लाइन की। सेकंड लाइन क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो देखते हैं। तो देखो सेकंड लाइन के अंदर भी क्या हो रहा है? सबसे पहले इनिशियलाइजेशन हो रहा होगा, तो हम वही लिखते हैं सेम। इनिशियलाइजेशन हो रहा है कितनी बार? n टाइम्स n यूनिट। पर वो n टाइम भी कितनी बार चला होगा? n टाइम चला होगा, तो n इंटू n यूनिट हो गए, ठीक है। अब इसी तरीके से इसमें भी कितने कंपैरिजन हुए होंगे? कंपैरिजन करा था हमने, तो कंपैरिजन भी कितना हुआ होगा? n+1 यूनिट। पर ये n+1 यूनिट कितनी बार चला होगा? n टाइम्स चला होगा, तो n इंटू n+1 यूनिट इसके हो गए, ठीक है। और इंक्रीमेंट भी हुए होंगे, तो इंक्रीमेंट कितनी बार हुआ होगा? n यूनिट इंक्रीमेंट का हुआ होगा। पर वो n इंक्रीमेंट भी कितनी बार चला होगा? n टाइम चला होगा, क्योंकि लूप के अंदर लूप है ना, तो ये भी n टाइम्स चला होगा, तो मतलब n² यूनिट इंक्रीमेंट टाइम हो गया, ठीक है। इसी के साथ बच्चों देखो, आपके अब यहाँ पर असाइनमेंट और मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो असाइनमेंट और मल्टीप्लिकेशन की जब हम बात करें तो कितनी बार हो रहा होगा? n टाइम इसका, n टाइम इसका, मतलब n² टाइम्स तो आपका क्या हो रहा है? असाइनमेंट हो रहा है, प्लस वही n टाइम इसमें चला होगा और n टाइम n इंटू उस वाले का n, दैट इज़ n², है ना। तो n² टाइम्स ही आपका क्या हुआ होगा? एडिशन भी परफॉर्म हुआ होगा। तो जब आप टोटल कर लेंगे, आप टोटल कर लीजिएगा, टोटल करने पे आपका जो रिज़ल्ट आ रहा है, वो रिज़ल्ट आ रहा होगा करीब करीब 4n² प्लस 8n प्लस 6 यूनिट्स। इतना टाइम है जो कि आपके इस एल्गोरिदम को इम्प्लीमेंट करने में लग रहा होगा। और यहाँ n क्या है? n आपका इनपुट साइज़ है।
ठीक है। तो आई होप स्टेप काउंट मेथड आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, कैसे काम कर रहा है, क्या कर रहा है। ठीक, अब स्टेप काउंट के बाद में हम बात करते हैं आपकी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड की। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या कहता है बच्चों कि जैसे हम स्टेप 1 के अंदर हर एक ऑपरेशन के लिए कितना यूनिट ऑफ टाइम लग रहा होगा वो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकाल करके उस पर काम कर रहे थे, वैसे ही जो आपका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है ये बोलता है हर एक ऑपरेशन, हर एक स्टेप पे प्रेजेंट जो ऑपरेशन है उसकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी, वो कितनी बार चला होगा, वो फ्रिक्वेंसी हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। अब वापस से एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, हेडिंग डाल दूँ एक बार, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में बच्चों मैं एक बार वापस से एग्जाम्पल लिखती हूँ। सेम उस पर करेंगे एल्गोरिदम पे टेस्ट, सेम सूडो कोड लेंगे एल्गोरिदम टेस्ट नाम की। ठीक है, इसके अंदर वही स्टेप रहेगा, स्टेप नंबर 1, जिसमें हमने क्या कहा, एक एक्स वेरिएबल के अंदर y प्लस जेड का एडिशन स्टोर करवाया है। स्टेप नंबर 2 जिसमें हमने एक लूप चलाया फॉर i कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके n तक। ठीक है, और इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, एक वेरिएबल a है जिसमें हम b प्लस सी की वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं। एक थर्ड स्टेप लिया जिसके अंदर हमने क्या किया, नेस्टेड लूप चलाया है, पहला i फ्रॉम 1 to n, इसके बाद में j कहाँ से कहाँ तक चल रहा है, 1 to n, और इसी के अंदर हम क्या कर रहे हैं, k इज इक्वल्स टू k इंटू m। ठीक है, तो ये हमारी एल्गोरिदम है। अब इस एल्गोरिदम को हम ज़रा इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कैसे काम कर रही है। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन देखो बच्चों, इम्प्लीमेंटेशन के अंदर अब मैंने क्या बोला, जो भी आपके ऑपरेशन है वो कितनी फ्रिक्वेंसी है उसकी, है कितनी बार वो चला होगा, हमें ये निकालना है। तो स्टेप 1 में जब आप देखोगे, स्टेप 1 में आपके 2 तरह के ऑपरेशन हो रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हर एक ऑपरेशन के लिए नहीं निकाली जाती, हर स्टेप में जो ऑपरेशंस हैं वो हर स्टेप के ऑपरेशन कितनी बार होंगे, स्टेप बाय स्टेप निकाली जाती है। ठीक है, तो अब जैसे मैंने कहा स्टेप 1 में क्या क्या हो रहा है आपका, एक तो एडिशन परफॉर्म हो रहा है और एक असाइनमेंट हो रहा है, और दोनों कितनी बार हो रहे हैं, 1 टाइम, तो मतलब 1 यूनिट। तो आपका क्या होगा, इसका पर्टिकुलर टाइम यूनिट रहा होगा। ठीक है, इसके बाद में अब आपने देखो स्टेप 2 में क्या बोला, एक लूप चलाया 1 to n तक, जिसके अंदर आप क्या कर रहे हो, एडिशन परफॉर्म करा रहे हो अगेन। अब ये एडिशन जो है, ये ऑपरेशन जो है वो कितनी बार चला होगा, n टाइम्स, मतलब यहाँ पर कितना यूनिट लग रहा होगा, अप्रॉक्स n यूनिट लग रहा होगा। ठीक है, जिसमें एडिशन असाइनमेंट दोनों ऑपरेशन हो रहा है, कितनी बार हो रहे होंगे, n टाइम्स हो रहे होंगे। इसी के बाद में जब हम स्टेप 3 की बात करते हैं तो देखो यहाँ पर पहला लूप चला होगा n टाइम्स, उसके अंदर आपका दूसरा लूप वो भी कितनी बार, n टाइम्स, और उसके अंदर आप क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन और असाइनमेंट कर रहे हैं, जो कि कितनी बार चले होंगे, मतलब उनके हम मान के चलते हैं 1 यूनिट, तो वो कितनी बार चल रहे हैं, n इंटू एन टाइम, यानी कि n स्क्वायर यूनिट चल रहे होंगे। ठीक है, तो अब जब आपकी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है और ओवरऑल ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो कितना हो रहा होगा, n स्क्वायर प्लस n प्लस 1। तो अब यहाँ पर हम हर एक ऑपरेशन कितना टाइम ले रहा होगा वो नहीं निकाल रहे हैं, एक स्टेप में जितने भी ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं वो कितनी बार हो रहे हैं, कितनी बार चल रहे हैं, उनकी फ्रिक्वेंसी क्या है, हम वो निकाल रहे हैं, और उसको हम फाइनली ऐड करके वो निकालते हैं। तो जो रिजल्ट हमें मिलता है वो क्या कहलाता है, आपका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। आई होप आपको ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड भी समझ में आ गया होगा कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या चीज़ है। ठीक है, तो इसी के साथ मैंने आपको 2 चीज़ें बता दी हैं, पहला है आपका स्टेप काउंट मेथड और दूसरा है आपका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब इसके बाद में अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो अब आपकी एक छोटा सा पॉइंट मैं लिखना चाहूँगी कि जैसे जैसे आपके इनपुट का साइज़ जो है वो अगर मैं इंक्रीज़ करती हूँ तो इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि आपकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, जो टाइम होगा, वो भी क्या हो रहा होगा, इंक्रीज़ कर रहा होगा। ठीक है, एक रेट के साथ इंक्रीज़ कर रहा होगा, और ये जो रेट ऑफ इंक्रीज़ ऑफ
टाइम है विद इंक्रीज इन इनपुट साइज, इसको हम क्या कहते हैं बच्चों? इसको हम कहते हैं द कंसेप्ट ऑफ रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ टाइम। ये कंसेप्ट क्या कहलाता है? रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ टाइम ऑफ एल्गोरिदम। ठीक है, तो ये कंसेप्ट जो है ये क्या कहलाएगा? आपका रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ टाइम ऑफ एल्गोरिदम। अब एक बहुत ही अच्छी चीज़ बता दूं कि जो आपका टाइम है, इसका मतलब क्या हो रहा है? वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे? इनपुट के साइज से। जैसे जैसे इनपुट का साइज बढ़ेगा वैसे वैसे आपका टाइम भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब बात आती है, हमने पढ़े दो तरह के मेथडोलॉजी, एक ए प्रायोरी, एक ए पोस्टीरियर है। अब इसको पढ़ने का ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्जेक्टिव जानने के लिए एक एग्जाम्पल बताती हूँ आपको। जैसे मैंने कहा कि आपके पास में जो फंक्शन है आपका, जो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ टाइम की हम बात कर रहे हैं, उसमें इनपुट साइज जो है ना, वो आपका इनपुट साइज दो कैटेगरीज में डिवाइडेड होता है। एक होता है पॉलिनोमियल, ठीक है, एक होता है आपका एक्सपोनेंशियल। पॉलिनोमियल और एक्सपोनेंशियल। पॉलिनोमियल को हम लिख सकते हैं एन टू द पावर एक्स, जहाँ पर x हमेशा क्या होगा? 0 से बड़ा होगा। ठीक है, वहीं जब हम एक्सपोनेंशियल की बात करें तो पॉलिनोमियल था। एक्सपोनेंशियल की बात करते हैं तो उसको हम लिख सकते हैं a टू द पावर n, जहाँ पर हम कह रहे हैं कि a की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी रहेगी। ठीक है, एग्जाम्पल दूँ तो एग्जाम्पल हम कह सकते हैं n, n स्क्वायर, n क्यूब एंड सो ऑन टू n टू द पावर n। इसी तरीके से जब हम a टू द पावर n की बात करते हैं, दैट इज़ 2 टू द पावर n, 4 टू द पावर n, n टू द पावर n, n फैक्टोरियल। तो ये सारी चीज़ें क्या है? ये एक्सपोनेंशियल के अंदर आती हैं। ठीक, अब एक एग्जांपल और देती हूँ, इसका बहुत अच्छे से क्लियर होगी। जैसे ये है हमारी n की वैल्यू, दैट इज़ इनपुट साइज। ठीक है, n स्क्वायर यानी कि ये क्या होगा? आपका पॉलिनोमियल होगा। और यहाँ पर मैं लिख रही हूँ 2 टू द पावर n, यानी कि ये क्या है? आपका एक्सपोनेंशियल है। ठीक है, अब मैंने क्या किया? यहाँ पर साइज सेट कर दिया। जैसे इनपुट साइज दिया 2, 3, 4, 5, 6 एंड सपोज मैंने एक और दे दिया आपको 7। ठीक है, ये मैंने आपके इनपुट साइज दे दिया। अब जब हम इसकी बात करते हैं तो n स्क्वायर क्या हो जाएगा? मतलब 2 का स्क्वायर 4, ऐसे ही 2 टू द पावर 2 क्या हो जाएगी? 4। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9। 2 टू द पावर 3 क्या हो जाएगी? 8। ठीक है, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16, बट 2 टू द पावर 4 भी कितना होगा? 16। 5 का स्क्वायर होगा 25, 2 टू द पावर 5 कितनी होगी? 32। ऐसे ही 6 का स्क्वायर क्या होगा? 36। 2 की पावर 6 कितना हो जाएगा आपका? 64। 7 का स्क्वायर कितना होगा? 49। और वहीं 2 टू द पावर 7 कितना हो जाएगा आपका? 128। तो एक चीज़ देखिए, जब हम पॉलिनोमियल की बात करते हैं, पॉलिनोमियल में जैसे जैसे साइज बढ़ रहा है आपका ऑब्वियसली टाइम भी बढ़ रहा है। लेकिन वहीं जब हम एक्सपोनेंशियल के साथ में पॉलिनोमियल को कंपेयर करें तो पॉलिनोमियल का जो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ टाइम है वो कम है एज़ कंपेयर टू एक्सपोनेंशियल। ठीक है, तो हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है इसको पढ़ने का, वो ऑब्जेक्टिव क्या कहता है कि हमेशा एक ऐसी एल्गोरिदम आप डेवलप करिए जो कैसा आपको अप्रोच दे, कैसा आपको सॉल्यूशन दे, जो कि पॉलिनोमियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में हो, जो कि पॉलिनोमियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देती हो, ना कि आपको एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दे। ठीक है, तो हमेशा हमको ऐसी एल्गोरिदम डेवलप करनी चाहिए जो कि आपको पॉलिनोमियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देती हो, क्योंकि वही एल्गोरिदम आपकी एफिशिएंट मानी जाएगी। इसी के साथ अगर मैं बात करूँ तो मैं ये कह सकती हूँ, जो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ टाइम है आपका, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा एफिशिएंसी के साथ। जितना जल्दी आपका टाइम बढ़ रहा है इनपुट साइज के साथ साथ, उतनी ही कम आपकी एफिशिएंसी होती जा रही है। इस वजह से ये क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टू एफिशिएंसी। आई होप आपको यहाँ तक की सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो मैंने आपको अभी तक जो पढ़ाया वो है एल्गोरिदम क्या है,
एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम क्या है, एनालिसिस करना क्यों ज़रूरी है, एनालिसिस की मेथडोलॉजी जिसमें मैं आपको ए पोस्टीरियर आई मेथड पढ़ा चुकी हूँ। ए पोस्टीरियर आई मेथड के बाद में मैंने ए प्रायोरी पढ़ाया जिसके अंदर हमने 2 और टाइप्स देखे, दैट इज स्टेप काउंट मेथड एंड ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो ये सब कुछ मैं आपको करा चुकी हूँ, ठीक है। तो आज की वीडियो हम यहीं तक रखेंगे। अगली वीडियो के अंदर मैं आपको एसिम्प्टोटिक नोटेशंस क्या होते हैं, उसमें क्या बाउंड्स होते हैं, किस तरीके के होते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर कर दूंगी, ठीक है। तो अगला जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए आप थैंक यू।